तो आज हम कुछ अलग चीज़ पढ़ेंगे। वो है ये था अपना आपका आउटकम था। आपकी जो टॉपिक है ये 7 टॉपिक है। उसमें से मैं 7वां टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, बजटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। उसमें से कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया भी है, ख़त्म हो चुका है। अभी मैं बताऊंगा आपको बजट के बारे में। ये चैप्टर में जो पढ़ना है आपको 4 चीज़ आनी चाहिए। तो सी और डी जो है, इंटरप्रेट गिवन कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म और कंडीशन कैसे इंटरप्रेट करते हो आप जान चुके हैं। और सिलेक्ट पैरामीटर टर्म एंड कंडीशन टू बी इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको कैसे पैरामीटर्स रखने चाहिए, कैसी टर्म कंडीशन डालनी चाहिए, कि ताकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको सही तरीके से काम करके दे। तो ये 2 चीज़ सीख चुके हैं। अभी जो पहली 2 वाली चीज़ है ये हम देखने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़ है एक्सप्लेन वेरियस बजटरी एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। मतलब बजट और अकाउंट्स ये आना चाहिए, तो उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है वो भी है आपको समझना आना चाहिए और समझाना भी आना चाहिए। और दूसरी बात है आपको बजट बनाना आना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आपके जो टॉपिक्स हैं ये 7 प्रकार के टॉपिक्स हैं। आपको एग्जाम में ये 7 चीज़ों में से पूछा जाएगा। डिफाइंड बजट 2 मार्क में पूछते हैं, या डिफाइंड बजटरी कंट्रोल वो भी पूछते हैं। स्टेट द पर्पस ऑफ बजट, तो वो भी आपको 3 मार्क में पूछ सकते हैं। स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ बजट एंड एक्सप्लेन एनी वन, और किसी भी एक के बारे में शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं आपको, तो वो भी 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकता है। सबसे आसान सवाल है बेनिफिट्स ऑफ बजट, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो भी पूछ सकते हैं आपको। बाद में जो आपका वाइवा होता है उसमें आपको ये सवाल आएंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बजट। आपको कोई बजट दिया जाएगा और बताएं, पूछा जाएगा इसमें मटेरियल कॉस्ट कैसा रखा गया है या इसमें कैसा प्रॉफिट हो रहा है, जो भी है इंडस्ट्रियल बजट को इंटरप्रेट करने का आपको सवाल पूछा जा सकता है। बाद में आपको जो लेबोरेटरी में इसमें ये भी एक दिया जाएगा, प्रिपेयर सैंपल बजट फॉर गिवन रिक्वायर्ड इनपुट डेटा। आपको कुछ इनपुट डेटा दिया है, आपको बजट बनाना है, तो बजट बना के दिखाइए। और लास्ट में थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी डेफिनेशन या कुछ कंसेप्ट है वो भी आपको आने चाहिए, जैसे बुक वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस किसको बोलते हैं, जीडीपी क्या होती है, बैलेंस शीट की टर्मिनोलॉजी जो भी है, इसमें छोटी मोटी जो है वो भी आपको पूछ सकते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अभी हम इसमें कुछ आगे जाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि बजट जब हम पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट में आता है एक एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन और बजट में फर्क क्या है वो हमें पूरी तरह मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने सबको पहले बताया था कि आपको समझो कि यहाँ कोरोना खत्म होने के बाद आप पहले दिन आए हैं, आपको पार्टी करनी है, तो हम क्या करेंगे, पार्टी करेंगे तो उसका एस्टिमेशन बनाओ। तो जब हमने बोला सोचा था कि भाई पाव भाजी बनाएंगे और ये कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे और डीजे आएंगे और कुछ गरबा खेलेंगे, ठीक है, या कुछ ऐसी क्विज की इवेंट रखेंगे, और पूरा दिन एकदम कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी दिनों के बाद इकट्ठा हुए हैं तो सेलिब्रेट करेंगे, तो उसका एस्टिमेशन बनाओ। तो आप वो एस्टिमेशन बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एस्टिमेशन है, वो बजट नहीं है। क्यों? क्योंकि एस्टिमेशन में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। हमेशा हम सोचे कि भाई किसी की शादी करनी है अपने घर में, तो क्या करेंगे, तो ताज होटल में जाएंगे, तो ताज होटल में इतना खर्चा हो जाएगा, इतना खर्चा हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन क्या सही में खर्चा कर सकते हैं क्या? तो सिर्फ कितना खर्च होगा उसका अंदाजा लगाना, उसको ही एस्टिमेशन बोलते हैं। खर्च करने से पहले जो अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन वो अंदाज करने से बाद हमें पता चलाना है कि इतने पैसे सही में हमारे पास है, और अगर नहीं है तो पैसे हम कहाँ से ला सकते हैं। तो पैसे कहाँ से आएंगे और पैसा कैसे खर्च करेंगे, वो दोनों मिला के जो स्टेटमेंट बनता है उसको बजट बोला जाता है। तो आपने भी सुना है काफ़ी बार कि भारत सरकार भी हर साल एक बार बजट लाती है। पहले मार्च के महीने में आता था, बाद में अभी फरवरी के महीने में आता है, बीच में ये कोरोना के टाइम में स्पेशल बजट्स भी आए हैं, इलेक्शन के टाइम में भी स्पेशल बजट्स आए हैं। लेकिन जब भी बजट आता है तो उसमें आप एक स्टेटमेंट देखते हैं, ये मैं दिखाता हूँ। तो ये इन नटशेल है। कभी भी आप अखबार पढ़ते हैं तो बजट के दूसरे दिन आपको ऐसी आकृतियां अखबारों में देखने को मिलती है या टीवी पे भी आती हैं। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस,
तो एस्टिमेशन में सिर्फ आपको एक्सपेंसेस के बारे में ही सोचना है, इसीलिए उसको एस्टिमेटिंग बोला जाता है। लेकिन जब हम बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो खर्च करने के साथ साथ पैसा कहाँ से आएगा वो भी सोचना जरूरी है। और इसके तहत आप देखिए कि भारत सरकार का पूरा बजट है, उसमें से कहाँ से पैसे आएंगे, तो पैसे आने के 4 स्रोत दिखाए हैं। सबसे पहले एक 61% है वो लिखा है, तो उसमें लिखा है कि वो हम कहाँ से लाएंगे, तो बोल रहे हैं कि हम टैक्स से लाएंगे। जो जीएसटी लगाया हुआ है वो जीएसटी से आएगा। दूसरा वाला है नॉन टैक्स रेवेन्यू है, 10% वाला। टैक्स नहीं देना है फिर भी हमें रेवेन्यू मिल सकती है। इसके सिवा आप देखेंगे 25% क्या है, तो हम बोरोइंग, किसी के पास से कुछ ही ना लेंगे। दूसरे देशों के पास से जो हम लोन लेते हैं वो इसी के तहत आता है कि भाई वर्ल्ड बैंक के पास से लिया या अमेरिका के पास से लिया, जापान के पास से लिया, तो ये सब बोरोइंग आता है। और अदर कैपिटल रिसिप्ट, मतलब ये अकाउंट्स के साथ रिलेटेड चीज है। 4% लिखा है, लेकिन वो समझने के लिए हमारा पूरा एक सब्जेक्ट बन जाएगा और कॉमर्स स्टडी करना पड़ेगा, तो वो हम चाहते नहीं है। लेकिन ये रेवेन्यू, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो हम इस तरह से पैसे लाएंगे, यूनिवर्सल में दिया। और खर्च कहाँ करेंगे, तो उसमें भी लिखा है कि 28% तो हम ब्याज में दे देंगे, लाल कलर का है। मतलब पूरा देश में जितनी इनकम होती है उसमें से इतना पैसा चला जाता है। आपको ताजुब होगा, आपके घर में भी आप जब भी होम लोन लेते हैं तो होम लोन आपके पगार में से कटती है या आपके पिताजी के पगार में से जो कट रही है, तो उसमें काफी पोर्शन इंटरेस्ट का ही होता है। मतलब जिंदगी में कभी भी खर्च करना है तो ब्याज में मत करिए, इस तरह से जिंदगी जीने की आदत होनी चाहिए। लेकिन जब देश है, देश चलाना है, तो आप 25% मतलब उधार लेते हैं और 28% ब्याज में दे देते हैं, तो आप देखिए कि कैसा बैलेंस है अपना। ठीक है। और वैसे भी ये अभी लेटेस्ट ही बजट आप बोल सकते हैं। इसके बाद है 19% गवर्नमेंट सैलरीज में जा रही है और पेंशन में जा रही है। जो लोग रिटायर होते हैं उसको भी पेंशन देना पड़ता है, तो सरकार का कितना पैसा आप देखिए पेंशन में जा रहा है। बाद में एक छोटा सा 10% है, वो फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर टू स्टेट, हर राज्य को मिलेगा ये पैसा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, जो दिल्ली में बैठी है और पूरे देश को चलाती है, उनका बजट है। और उनको जो पैसे आएंगे उसमें से 10% पैसे अपने राज्यों को भी देना है कुछ खर्च करने के लिए। और बात की बात है जो 43% पैसे बचेंगे उसमें सब ये गरीबी कल्याण योजना, ये मनरेगा योजना, या अपनी जो स्वास्थ्य की योजना है, या अपनी SSIP है, कोई भी योजना है, उसमें आपका 43% खर्च होगा। वैसे ये बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन है पिछली गवर्नमेंटों के कंपैरिजन में, फिर भी ये बजट का आउटकम है। ये हमें बजट की, ये बजट कैसा है उसके एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। अगर आप देखना भी चाहें तो आप यूट्यूब में जाके पुरानी न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हैं कि सरकार का बजट कैसा है। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे बुरा है। ये 43% का भी ब्रेकअप मिलेगा आप अगर जाएंगे नेट में, तो भाई इसमें से एजुकेशन में कितना जा रहा है, देश के संरक्षण में कितना जा रहा है, संरक्षण में भी राफेल में कितना जाएगा, और हॉवित्जर तोप में कितना जाएगा, लोगों का बुलेट, मतलब सैनिकों के बुलेट प्रूफ बख्तर के लिए कितना जाएगा, सब बजट उसमें होता है। लेकिन ये एस्टिमेशन है, कॉस्ट एस्टिमेशन, और इसके सामने अगर इनकम है तो ही वो कर सकते हैं। हमें टैक्स क्यों नियमित देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा तभी गवर्नमेंट कुछ खर्च करके अपने को कुछ सुविधाएं दे सकती है। ये कॉलेज चलती हैं तो उसमें जो हमें पगार मिलता है वो 43% के अंतर आता है, ऐसा नहीं है। वो कहाँ आता है, तो वो गवर्नमेंट सैलरीज में आता है 19% में। तो लेकिन ये जो पगार के सिवा आपके लिए यहाँ समझो लेबोरेटरी में कंप्यूटर खरीदना है, तो वो सैलरीज नहीं है, तो वो 43% में से खर्च करना होता है। तो हर एक की बजट में कोई ना कोई हेड होता है, तो कौन से हेड में आप खर्च कर रहे हैं और कहाँ से पैसे ले रहे हैं, दोनों का एक बैलेंस आपको देखना है। तो आप जब भी कहीं जाएंगे नौकरी करने के लिए तो आपको बजट बनाना पड़ेगा। आप कहीं भी कहीं कुर्सी पे बैठे हैं, आप जनरल मैनेजर हैं या असिस्टेंट इंजीनियर भी हैं, जनरल मैनेजर बनने में तो आपको 15 साल 20 साल लग सकते हैं। लेकिन जो असिस्टेंट इंजीनियर भी हैं तो आपके डिपार्टमेंट के लिए आपको बोला जाएगा आपका बजट बनाओ, तो उस वक्त आपको बजट की बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। बजट करना मतलब क्या, तो आपको सबसे पहले पूछना है सर को, जरा मुझे मेरा डिपार्टमेंट है या मेरा इंजीनियरिंग का जो वर्कशॉप है इतना स्टैंडर्ड बना देना है कि एकदम वर्ल्ड क्लास बन जाए। तो आपको पूछा जाएगा कितना खर्चा लगेगा, आप बोलेंगे 50 लाख रुपए चाहिए 1 साल के।
तो बोले कि कंपनी के साथ अपने कंपनी का कुल इनकम ही 5 करोड़ का है, तो तेरा 50 लाख में डिपार्टमेंट सजाने में दे दूंगा, तो अपने को खाएंगे क्या, पगार में क्या दूंगा। तो अपना खर्च करने का एकदम उत्साह होता है कि ये सब कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताया जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा बजट में, आपके डिपार्टमेंट को आज इस साल हम 1 लाख रुपया देंगे, आप जो भी कुछ करना चाहें, आपका रिपेयरिंग करना है या नई चीज खरीदनी है खरीद सकते हैं। तो आपको आवक कहाँ, रेवेन्यू कहाँ से आई है, आपके बॉस ने दी है डिपार्टमेंट को। आपके जो भी इमीडिएट बॉस है उसने बोला कि 1 लाख रुपया आपके डिपार्टमेंट को मिलेगा, आप ऑफिस सजा सकते हैं। और आपको बाद में बजट बनाना है कि 1 लाख आप कैसे खर्च करेंगे, 1 लाख में से एक भी रुपया बचना नहीं चाहिए और बढ़ना भी नहीं चाहिए। आपने सोचो कि 99,000 रुपये खर्च किए तो 1,000 रुपया खाली जाता है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और 1,01,000 खर्च कर दिया, वो भी अच्छी बात नहीं है। आपको इसी तरह इसे सेटिंग करना है कि जितना मिला है उतना ही खर्च हो, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ इधर उधर हो जाता है 5%, लेकिन आपको इस हिसाब से खर्च करना है। तो जितनी आमदनी है उतना ही खर्च करना है। हमने गुजराती में एक कहावत है, જેટલી પછેડી હોય એટલી છોડ તણાય. That is what we have to do. In budget, we have to think about pachedi. In estimation, we have not to think about pachedi. There is the basic difference. अभी नेक्स्ट चीज है, बजट कितने प्रकार के होते हैं। बजट के काफी प्रकार आएंगे, मैं सिखाऊंगा आपके, लेकिन ये कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। पहली चीज है टाइम बेस्ड बजट होना। ये आपको ज्यादातर वो 1 साल का होता है, अपने देश में भी 1 साल का बजट बनता है कैलेंडर ईयर का। तो भाई इस साल अपने कितने पैसे आएंगे और कितना खर्च करना है। और आप भी अगर कहीं भी रहते हैं, अगर किसान भी हैं आप, तो किसान के हिसाब से भी आपको अपने घर पे बैठ के इसका एक एनालिसिस करने की आदत होनी चाहिए। समझो अपने देश में क्या था, दिवाली के समय ये हिसाब होता था, चौपड़ा पूजन होता था, लक्ष्मी पूजन होता था, क्योंकि अपना देश कृषि प्रधान देश था। अपने देश में 80% लोग कृषि से ही जीते थे या पशुपालन करते थे। और बारिश होने के बाद जो सब भाग आ जाता था, क्रॉप्स आ जाता था, उसके बाद भगवान को लगाते थे, नवरात्रि बनाते थे, और सब एकदम बारिश चली जाने के बाद फिर से नया साल शुरू करते थे। तो इसीलिए विक्रम संवत से हम शुरू करते थे। तो पुराने जमाने में जब हम रहते थे तब हमारा हिसाब 1 साल का होता था। तो दीपावली के वक्त करते थे, चौपड़ा पूजन करना है, भगवान के पास रखना है और उसको भाग भी देना है। श्री सवा लिखते थे, मतलब जितना था उससे मैं 1.25 गुना अभी नेक्स्ट साल कमा लूंगा। मतलब मेरा प्रॉफिट का टारगेट कितना था, वट एवर आई हैव अर्न दिस ईयर आई विल इंक्रीज इट बाय 25% इन द नेक्स्ट ईयर। इट वॉज श्री सवा। तो 1.25 रुपया भी पहले देते थे, उसका भी मीनिंग था। लेकिन अभी सब भूल चुके हैं, किसी को मालूम भी नहीं है चौपड़ा पूजन होता है। दीपावली में सब मिठाइयाँ खाते हैं और मूवी देखते हैं और बिग बाजार में शॉपिंग करते हैं। दैट इज द पिटी ऑफ इट, मतलब ये दुख की बात है। लेकिन अपने देश में बजट इससे बनता था। तो नए साल में कुछ संकल्प करते थे, भाई इस साल क्या करेंगे। तो इस साल पहले से मालूम होता था फैमिली में कि इस साल देखो अपना बारिश इतना अच्छा हो गया है, तो इतनी हमारी इनकम होगी, इतने पैसे हो जाएंगे। तो हमारा खेत है, उसमें हम थोड़ा 1-2 बीघा जमीन खरीद लेंगे, या इस बेटी की शादी करनी है तो इतने गहने खरीद देंगे। मतलब पूरा का पूरा प्लानिंग बजट अपने दीपावली के समय बनता था। लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज में ट्रेडिशन है, लेकिन ये एक टाइम बेस्ड बजट है। अपने हर एक फैमिली में ये रहता था कि इस साल बच्चे को मुझे आश्रम में भेजना है पढ़ने के लिए, या पढ़ाई में ये करना है, जो कुछ भी था। तो अच्छी बुरी बात है कि हिसाब से अपना पूरा टाइम बेस्ड 1 साल का प्लानिंग करते थे, पूरे साल जीते थे। और कुछ पैसे साइड में भी रखते, इमरजेंसी फंड रहता था कि कहीं कभी भी कुछ तकलीफ आ जाए, समझो कभी भी अकाल पड़ जाता है या कुछ भूचाल आ जाता है, कुछ तकलीफें होती हैं, तो उसके लिए भी साइड में कुछ इमरजेंसी फंड रखते थे कि ये कब निकालना है, कि जब सब पैसे खत्म हो जाए तब। और उसी के हिसाब से घर में गहने खरीदने की आदत होती थी कि इस साल क्या है भाई, इतना गहना बनाएंगे। तो गहना वो सीक्रेट फंड, अपने देश में सबसे ज़्यादा सोना है वो सीक्रेट फंड के हिसाब से सबने कलेक्ट किया था कि सब भी घर में तकलीफ है तो गहना बेच के पैसा आके जिंदगी चल सकती है। अभी तो क्या घर में टीवी खरीदते, कोई खरीदते 25,000 का, 30,000 का, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसको रीसेल वैल्यू ही नहीं है। तो जो अपने देश में होता था कि उसी वक्त धनतेरस में धन खरीदने के लिए वो शुकन में सोना खरीदते। तो वाई इट वॉज दैट, तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ बजट कि मेरी जिंदगी में कुछ इमरजेंसी फंड चाहिए, मुझे तो मुश्किल आ गई तो क्या करूंगा, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। और उस जमाने में कोई पैसा
वो भी नहीं था करेंसी के स्वरूप में। और आज तो बैंक में रखो तो बैंक में रखते तो बैंक भी चली जाती है। ठीक है, अपने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कांड भी होते हैं कि सब बैंक को डुबा के चले जाते हैं, तो हम पैसे कहाँ रखें। तो उस जमाने में बैंक की व्यवस्था ही नहीं थी, साहूकार होते थे लेकिन वो उसके बोली पे चलता था, वचन पे चलता था। तो टाइम बेस्ड बजट वॉज द वेरी बेसिक कंसेप्ट इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में वो हजारों सालों से था। अभी क्या हो गया है, 31 मार्च, मार्च एंडिंग वाला कंसेप्ट आ गया। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का पूरा प्लानिंग अभी पूरी सरकारें करती है, पूरे देश दुनिया में चलता है। तो उसकी भी एक वजह है कि ब्रिटिशर्स के वहाँ जो अपनी सीज़न है उसमें वो वहाँ 1 अप्रैल से अच्छी शुरुआत होती है, इसलिए वो वहाँ करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसकी हिस्ट्री में भी जाना नहीं। लेकिन अभी टाइम बेस्ड बजट मतलब ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मुझे कितनी इनकम होगी और मैं कितना खर्च करूँगा, ऐसा जो बजट बनता है उसको कैलेंडर बजट में टाइम बेस्ड बजट बोलते हैं। और दूसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड बजट, इसमें टाइम देखना नहीं होता है। और ऐसे बजट में ऐसा बोल सकते हैं वो प्रोजेक्ट 5 दिन का भी हो सकता है, 50 दिन का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट के लिए कितना खर्चा करना है वो साइड में रखना है और उसके बाद में उसके टाइम के बारे में सोचना नहीं है। ये समझो जो कि बेटी की शादी करनी है या बहन की शादी करनी है, आपने पिताजी ने निश्चित किया है कि हमको 10 लाख रुपया खर्च करना है, बस इतनी कैपेसिटी है। 10 लाख कहाँ से आएंगे पिताजी, तो बोलेंगे भाई मेरे 5 लाख की एफडी पड़ी है और ये मेरी इनकम हो जाएगी, इसके पास से चाचा जी के पास से 2 लाख ले लूंगा, इसके हिसाब से 10 लाख कर लेंगे। तो इनकम का बेस्ट स्टेटमेंट बनता है कि अपने पास 10 लाख कैसे आएंगे और बाद में खर्च कैसे करेंगे। तो इतना का गहना आएगा, इतने का मंडप रहेगा, इतना का गाड़ी लगेगी, तो सब चीज़ है प्रोजेक्ट बेस्ड बजट। उसमें वो सोचना नहीं है कि कितने दिन में हो जाएगा। उसमें 2 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, या 2 महीने भी लग सकते हैं, या कभी कभी 2 साल भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं है। कुछ लोग अपनी बेटी की शादी के लिए अभी सोचते हैं कि अपनी बेटी है तो एक काम करो अभी से उसका कुछ अकाउंट खोल दो, तो 21 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा हो जाए। तो इस हिसाब से तो उसके बजट के प्लानिंग पहले से चलता है, लेकिन कोई टाइम बेस्ड बजट नहीं होता, वो प्रोजेक्ट बेस्ड बजट होता है। ये मैंने एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल दिया है शादी का, लेकिन समझिए आप अभी बुलेट ट्रेन लानी है, तो बुलेट ट्रेन कितने में बनेगी, तो बोलेंगे समझो कि 2 लाख करोड़ में बनेगी या 20 लाख करोड़ में बनेगी, जो भी है मुझे तो मालूम नहीं कितने में है। लेकिन वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कितने करोड़ में बन रहा है उसका एक है, तो जो शुरू होता है तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और उसका खर्च कहाँ होगा, उसका एक पूरा बजट, उसको कोई टाइम बेस्ड लिमिटेशन नहीं होती कि भाई क्या हुआ। हाँ, उसमें एक चीज़ है कि हर साल में कितना खर्च हुआ या हर महीने में कितना खर्च हुआ, हर एक टाइम ड्यूरेशन में कितना खर्च हुआ और कहाँ से कैसे पैसे आएंगे, उसका आप ब्रेकअप बना के रिपोर्ट बना सकते हैं। और बनना भी चाहिए क्योंकि इससे आसानी भी रहती है। लेकिन टाइम बेस्ड बजट होता है और एक प्रोजेक्ट बेस्ड बजट, ये आपको एक ध्यान में होना चाहिए। और फिर से बता दूं, एस्टिमेशन से वो अलग कैसे है बजट, तो बजट में आपको इनकम का भी एस्टिमेशन रखना है। ये बजट में श्योरिटी नहीं है इनकम की भी एस्टिमेशन है। इनकम में आप सोचेंगे कि मुझे 2 लाख मेरे चाचा दे देंगे, लेकिन चाचा के पास जाओ तो बोलते हैं कि 2 लाख क्यों दे बेटा, 3 लाख ले जा, तो खुश हो जाना है। 3 लाख अपना बजट है, उसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं। और चाचा ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 लाख तो नहीं हो सकता, मेरा भी इस बार पूरा तकलीफ हो गया है, मैं 1.5 लाख ही दूंगा, तो भी हमारी कुछ फर्क हो सकता है। तो इनकम में भी हमें एजम्पन करने हैं, लेकिन वो एजम्पन भी कुछ एकदम वैलिड होने चाहिए। एकदम वो मुझे तो मिल जाएगा 2 लाख की नहीं 2 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, मैं कौन बनेगा करोड़पति, जीत जाऊंगा, इस हिसाब से एस्टिमेशन इनकम की नहीं करनी है। तो बजट में वी आर एस्टिमेटिंग इनकम एज वेल एज कंजम्पशन। और वो जो एस्टिमेशन था वो कॉस्ट का ही था, कॉस्ट एस्टिमेशन है, समझिए वो एस्टिमेशन है, मतलब इट इज अ कॉस्ट एस्टिमेशन। तो कितना खर्च होगा वही सोचते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज थी बजटिंग में। इसके बाद है बजट में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है प्लानिंग का पार्ट। प्लानिंग मतलब आप बैठे हैं, कैसे पैसा आएगा उसका लिस्ट बनाया, कैसे खर्च होगा उसका भी प्लानिंग बनाया, लेकिन इट इज ऑन पेपर, नथिंग एल्स। तो ये प्लानिंग का पार्ट आपका शांति से बनाना है। लेकिन कंट्रोलिंग पार्ट क्या है, जब भी आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाता है, मतलब इनकम चालू हो जाती है और खर्च भी चालू हो जाता है, उस वक्त आपको देखते रहना है कि मैंने जितना एस्टिमेट किया था कि इतना पैसा आ जाएगा मेरे पास, उतना क्या आ रहा है। अभी देखते हैं गवर्नमेंट हर साल हर महीने देती है कि इस बार इतना व्हीकल की रिकॉर्ड ब्रेक बिक्री हो गई।
तो या जीएसटी का इतना कलेक्शन हो गया, तो जीएसटी का कलेक्शन होता है वो क्या है, उसका प्लानिंग तो किया था, लेकिन जितना प्लानिंग था उसके हिसाब से हर महीने कितना आ रहा है वो देखते हैं एक्चुअल मेजरमेंट, और इसी तरह से खर्च भी करते हैं कि इस बार हमने सोचा था इतना खर्च करेंगे, लेकिन अचानक से अपने यहाँ खर्च कोरोना टेस्टिंग में बढ़ गया, ये जो आरोग्य वाली स्कीम है उसमें सबको पैसे देने हैं, तो उसमें भी आयुष्मान भारत में भी पैसे जाने लगे, तो खर्च का जो एस्टिमेशन था वो खर्च बढ़ गया है, इनकम कम हो गई, तो अभी क्या करेंगे, तो उस वक्त हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल मतलब क्या है हम जानते हैं, हम जब गाड़ी लेके जाते हैं 60 पे जा रहे हैं, लेकिन अचानक दूर से नजर पड़ती है कि बीच में एक गाय जा रही है, तो आप अपनी ब्रेक लगाते हैं, आपकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक इसी तरह से आप जब बजट बना के बैठे हैं प्लानिंग करके, लेकिन जब इंप्लीमेंट होने लगता है उस वक्त आपको लगता है कि इनकम कम है और खर्च ज्यादा है, तो उस वक्त आपको ब्रेक लगानी है खर्चे के ऊपर। और जब आपको पता चलता है कि इनकम तो बहुत आसानी से आ रही है, तो उस वक्त आपको खर्च जरा बढ़ा भी सकते हैं, फटाफट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर भी सकते हैं, एक के बदले 2 कॉन्ट्रैक्टरों को लगा सकते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्रोलिंग पार्ट। तो बजट में आप जब भी देखते हैं तो बजट में 2 पार्ट, प्लानिंग पार्ट एंड कंट्रोलिंग पार्ट। तो यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है ये एकदम बेसिक चीज़ें समझाई गई है मेरे द्वारा, ठीक है। तो बजट क्या है, उसके कौन कौन से बेसिकली पार्ट्स होते हैं, बजट में कैसे कैसे टाइप्स के बजट होंगे, टाइम बेस्ड, और 2 चीज़ होती हैं रेवेन्यू वाले, ये और एस्टिमेशन, जो हम पढ़ते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग, 4 चीज़ मैंने आपको बताया। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें अगर आपको कहीं भी सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और चैट के लिए आपको इनवाइट करता हूँ। आप कुछ भी पूछिए, आपका माइक्रोफोन भी ऑन कर सकते हैं आप। और एक बात ये भी, ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आप जो भी डिस्कस करेंगे ये सब यूट्यूब में जाने वाला है, ठीक है। तो आप प्यार से पूछिए और डिस्कस कीजिए। कोई सवाल नहीं, या सुने ही नहीं दे रहा? हेलो। हेलो सर। हाँ 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 सर, अभी लास्ट में बताया ना सर, कंट्रोलिंग पार्ट सर, कंट्रोलिंग पार्ट। हाँ जी। तो थोड़ा सा सर उसका रिपीट करिए सर। वैसे मैं जो बोला हूँ वो तो आप यूट्यूब में देख ही सकते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग में क्या होता है, बजट यस को, सर। बजटरी कंट्रोल एक मेथड है। आपने पहले तय किया है कि मेरे पास ये पूरे साल में 1 करोड़ रुपये आने वाले हैं, मेरी जो प्रोडक्ट बेचूंगा उससे मुझे प्रॉफिट होगा और मैं 1 करोड़ रुपया कमा लूँगा, और उसी हिसाब से आप अपना पूरा नया प्लांट बना रहे हैं 1 करोड़ का खर्चा करके। तो ये आपने पहले प्लान किया, लेकिन जब जब जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे आपको पता चला कि आपने 1 करोड़ का माल बिक जाएगा ऐसा सोचा था, लेकिन ये मंदी के सीजन में 1 करोड़ का माल बिक नहीं रहा है, क्योंकि पूरे साल में 1 करोड़ का बिकेगा, उसका मतलब ये था कि मेरा हर महीने में 80 लाख का माल बिकेगा, लेकिन 80 लाख का माल नहीं बिका, ये महीने तो 70 लाख का ही माल बिक, दूसरे महीने 40 लाख का माल ही बिका। तो ये आप जब देखते हैं तो आपको पास पैसे नहीं, तो आप खर्च करने के लिए, जो हर महीने आप बिल्डिंग बना रहे थे, स्लैब भर रहे थे, आप मशीन खरीद रहे थे, तो क्या करोगे, तो अभी बोलते हैं कि भाई एक दिन स्लो करो थोड़ा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो उस वक्त जो आप डिसीजन लेके आपका खर्च कम कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आपको पिताजी ने आपको बोला है, आप हॉस्टल में रहते हैं कि बेटा मैं आपको, बेटा तेरे को 2,000 रुपये भेज दूंगा, तो आपके पास अभी 500 रुपये पड़े हैं और 2,000 रुपये आ जाएंगे, तो आप इसके हिसाब से सोचते हैं कि पिताजी अभी 5 दिन में तो भेज ही जाएंगे मुझे 2,000 रुपये, तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि चलो अभी नए बुक्स खरीद के आ जाते हैं, तो आप बुक्स खरीद के आते हैं, 500 रुपये में से 300 रुपये की बुक खरीदते हैं, 200 रुपये बचते हैं। बाद में पिताजी का फोन आता है कि बेटे मैं 2,000 का बोला था, लेकिन मैं अभी 1,000 ही भेज पाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरा प्रॉब्लम आ गया। तो आप क्या करोगे, तुरंत टेंशन आ जाएगा आपको कि पिताजी अभी क्या करूँगा मैं 2,000 का, मैं तो ये सोचा था मैं ये कर लूँगा, मैंने अभी 300 रुपये का बुक भी खरीद लिया है।
तो उस वक्त आप कुछ डिसीजन लेते हैं कंट्रोलिंग का। वो क्या होता है कि आप अपनी जो खाने की स्टाइल है, आपने सोचा था कि भाई मैं एक दिन पिज़्ज़ा हट में जाके पिज़्ज़ा खाऊंगा या नेक्स्ट में जाके पाव भाजी खाऊंगा, तो आप सोचते कि भाई नहीं खाना है, आपने सिंग खा लेते हैं 2 दिन, तो आपका 2 दिन का 100 Yes. रुपये का जो खर्च है वो आपने कंट्रोल किया। दैट इज द बजटरी कंट्रोल। आपने बजट को कंट्रोल करना, मतलब आपके पास पैसे नहीं तो आप एक्शन में वो कंट्रोल कर लेते। तो मतलब ये बजट को देख के आप सोचते हैं। ये आप कैसे सोचते हैं कि आपने जो बजट बनाया था उसके हिसाब से आप बजट से कंट्रोल करता। आप अपने जो प्रोविजन किया था पार्टी का प्रोविजन हटा लिया। एक ये भी हो सकता है कभी कभी कि पैसे नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, तो आप सोचेंगे कि पिताजी पैसा नहीं दे तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरी उम्र भी 19 साल हो गई है, तो मैं डी मार्ट में जाके पूछता हूँ कि सर मुझे, मेरे पास 2 घंटे का शाम को टाइम है, मैं क्या नौकरी कर सकता हूँ? तो बोले आ जाओ, कितना दोगे? तो कि 1 घंटे का तुझे 100 रुपया मिल जाएगा या 50 रुपया मिल जाएगा। तो आप सोचेंगे चलो ठीक है, मैं 2 घंटे वहाँ डी मार्ट में जाऊँगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, 100 रुपया मिल जाएगा। तो आपने इनकम का नया सोर्स ढूंढा है। तो दैट इज, आई कैन से ये बजटरी कंट्रोल है आपके हिसाब से। मतलब ये आपके एक्सपीरियंस से आता है और आपको पूरी प्रोसेस को एनालिसिस करके आपको ये डिसीजन लेना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। मतलब बजटरी कंट्रोल ये Okay. काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के बाद आता है। Yes, sir. ओके। Thank और you, कोई? sir. और कोई सवाल नहीं? तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ मैं? हेलो, Yes, sir. ये अकेला बोल रहा है और बोल रहा है दिवाकर, बाकी सबको क्या सर अपने? पता नहीं, नहीं तो दिख तो सभी नहीं, लोग रहे हैं सुन रहे सर। हैं या मैं? हेलो मैंने, सर। हाँ हाँ यस सर, यस सर। हाँ, कोई बात नहीं। मैं कुछ इसलिए रहा हूँ कि मैंने कुछ लड़कों को देखा था, जैसे ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और ऑन रिकॉर्ड भी यूट्यूब में भी लोग सुनेंगे, लेकिन सुन के उसको भी मजा आएगा। लेकिन ये कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, उनको क्या लगता है कि अटेंडेंस से मार्क मिलने वाले हैं, और मिलने वाले ही है। ये भी सही है, क्योंकि अभी इस बार हमने एमपी किया था, इस तरह एमपी नहीं करेंगे, हम उसको मार्क देंगे, तो मार्क अटेंडेंस के मिल रहे हैं। तो लड़के लॉगिन करते हैं, बाद में मोबाइल को साइलेंट करके साइड में रखकर दूसरे मोबाइल पे पबजी खेलते हैं। तो मैं बोलता हूँ ना भाई क्या कर रहे हो, तो ये कुछ आंसर मिलता नहीं। और मैंने कभी कभी नोट भी किया है कि कुछ लड़के हैं, यहाँ मैं जब बोलता हूँ चलो मैं क्लास खत्म हो रहा है बाय, तो 5 मिनट में क्लास खाली हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ लड़के होते हैं जिसका बाय बोलने के बाद 15 मिनट तक वो निकलते नहीं है। देखता रहता हूँ, मुझे पता है कौन नहीं निकलते हैं वो भी। तो बाद में मैं उसको धक्का मार के निकाल के मेरा क्लास बंद कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि वो क्यों नहीं निकला, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था कि भाई क्लास खत्म हो गया, तो उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे आई हैंग अप द कॉल नाउ, बट ही इज़ नॉट हैंगिंग अप, एंड दैट इज़ द मीनिंग दैट ही इज़ नॉट अटेंडिंग द क्लास एट ऑल। तो ये एक इंडिकेटर है। इसलिए मैंने ज़रा पूछा कि अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रा रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो मैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। बजट के काफ़ी प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ बजट। जैसे मैंने एक टाइम बेस्ड बोला था और एक प्रोजेक्ट बेस्ड बोला था, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है जो मैं क्लासिफिकेशन। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो एक है सेल्स बजट, एक है प्रोडक्शन बजट, एक है मटेरियल बजट। मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल बजट अलग होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल बजट भी अलग होता है। ठीक इसी तरह लेबर बजट भी होता है, उसमें भी 2 प्रकार के बजट बनते हैं, डायरेक्ट लेबर बजट और इनडायरेक्ट लेबर बजट। मैंने इस यहाँ लिखा है डायरेक्ट लेबर बजट, लेकिन उसका मतलब मैं बाद में देख लूँगा। इसके बाद ओवरहेड बजट। ओवरहेड कितने प्रकार के आपको मालूम है, लेकिन जितने भी ओवर है सभी प्रकार के बजट अलग अलग बन सकते हैं। एक उसमें मास्टर बजट भी आता है, वो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है? और ये ओवरहेड है, उसमें आपका जो प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट बनता है या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का भी बजट बनता है। और एक नीचे का है कैश रिसिप्ट और डिस्बर्समेंट बजट। आप कैसे पैसा ले रहे हो और कैसे बांटोगे, उसका भी एक बजट बन सकता है। तो बजट में आपको हमेशा ख्याल रखना है कि
बजट के अंदर आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ जाएंगे, वो सी हिसाब उसमें रखना है। समझो कि आप सेल्स का बजट बना रहे हो, तो सेल्स में पैसे कहाँ से आएंगे और सेल्स में पैसा कहाँ खर्च होगा, उसका पूरा स्टेटमेंट उसी डिपार्टमेंट का होगा। आपको वैसे मुझे मालूम नहीं है, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शुरू के चैप्टर है वो भी पढ़े हैं आपने, तो इंडस्ट्री क्या होती है और इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट कैसे होते हैं वो आपको पढ़ाया ही होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। समझो अगर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो फैक्ट्री में कितनी ऑफिस होंगी। जैसे आप अपनी कॉलेज में आते हैं तो कितनी ऑफिस हैं, तो आप देखते हो कि एक HOD की ऑफिस है, दूसरी आपके प्रोफेसर्स की ऑफिस है, और तीसरी ऑफिस कौन सी, तो फी भरने की ऑफिस है, चौथी मार्कशीट लेने की ऑफिस है, अभी यहाँ RTO की भी ऑफिस है, अभी तो एक लाइब्रेरी में भी जाना होता है। तो किसी भी कॉलेज में जाते हो तो कितने कितने ऑफिस होते हैं वो आपको मालूम है। ठीक इसी तरह से कभी भी कोई भी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री का पर्पज़ एक ही है कि रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल को कोई निश्चित तरीके से ग्राहक को वो चाहिए ऐसा फिनिश प्रोडक्ट बना के मुझे उसको कन्वर्ट करके ग्राहकों तक पहुंचाना। उसका जो भी मैकेनिज्म वो कुछ प्लॉट में बना के रखा है वो इंडस्ट्री है। तो उसमें कितने डिपार्टमेंट होंगे, तो सबसे पहले मैं तो जब भी जाता हूँ तो वहीं से सोचता हूँ कि मैं इंडस्ट्री में घुसा तो कहाँ सबसे पहला सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आता है। सिक्योरिटी वाला पूछता है चलो आप कौन हो, दिखाओ आई कार्ड दिखाओ। मैं बोला मैं तो यहाँ मेरे दोस्त को मिलने के लिए आया हूँ, तो ठीक है आपके दोस्त को फ़ोन करो। तो एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ख्याल रखता है। अंदर जाते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं मैं तो यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है तो आपका पंच कार्ड निकालो। तो मुझे कहाँ जाना होता है, वहाँ एक पर्सनल डिपार्टमेंट जहाँ अटेंडेंस होती है, मेरा एक कार्ड से मेरी अटेंडेंस होती है। तो दूसरा डिपार्टमेंट वहाँ एक HR ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जो मेरी अटेंडेंस गेट पे ही चेक कर रही है। उसके बाद मैं जाता हूँ तो जाता हूँ एडमिन ऑफिस आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो वहाँ क्लार्क्स होते हैं, कितने यहाँ आदमी काम करते हैं, हर एक का पगार क्या है, इंटरव्यू कब लेना है, क्या किसको निकालना है, किसकी फेयरवेल अरेंज करनी है, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद आप देखते हैं बड़े बड़े स्टोर आते हैं, वहाँ सब माल पड़ा रहता है, वहाँ ट्रक आती है जाती है, तो स्टोर डिपार्टमेंट है। और दूसरी भी एक डिपार्टमेंट होती है जहाँ पे वो गोडाउन होता है, वो स्टोर किसका है, एक आप जो परचेज करते हैं उनका स्टोर है। समझो कि आप कोई पौष्टिक सोडा बनाते हो, तो पौष्टिक सोडा के लिए आपको नमक चाहिए, तो नमक के ट्रक बाहर से खरीद के आप रखते हैं। लेकिन जब भी आपका पौष्टिक सोडा बन जाता है तो आपका जो भी फॉर्म है, लिक्विड है या सॉलिड है या सेमी सॉलिड है, उसको बेचने के लिए आपका जो दूसरा है वो मार्केटिंग का स्टोर है, वहाँ फिनिश प्रोडक्ट रहती है। तो ये डिपार्टमेंट है। उसके बाद आप जाते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का एक मतलब डिपार्टमेंट है, पूरा एक यूनिट रखता है। उसके बाद एक जगह ऐसी लेबोरेटरी होती है, वहाँ सब क्वालिटी चेक होती है। कुछ ऐसी जगह होती है वहाँ सबको एसी सप्लाई करना है, कंप्रेसर सप्लाई करते, यूटिलिटी डिपार्टमेंट होते हैं कि भाई कैसे सबको एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या ठंडे का पानी पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हर एक जगह पे। ठीक है, एक कैंटीन भी होती है सबको सुविधा देने के लिए, और एक छोटा सा मेडिकल स्टोर भी रखते हैं वो, या एक डॉक्टर को भी बिठाते हैं, या हॉस्पिटल भी होती है टाटा जैसी कंपनियों में। तो और उसकी कॉलोनी होती है, तो कॉलोनी का स्टेट डिपार्टमेंट होता है, उसके बच्चे पढ़ते हैं तो उसके लिए स्कूल होती है। मतलब इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग थिंग। तो हर एक जगह का पैसा चाहिए, तो वो कौन देगा, कंपनी ही देगी। तो कंपनी हर एक डिपार्टमेंट को बोलती है अपना डिपार्टमेंट का बजट बनाओ। हर एक का बजट अपने पास आ जाएगा, सबको इकट्ठा मिला के कंपनी का जो मेन फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है, वो अपने डायरेक्टर को मिलके मास्टर बजट बनाता है। तो मास्टर बजट बनने से पहले सभी छोटे छोटे ये जो बजट बनते हैं, तो हर एक को पूछा जाता है कि आपको क्या क्या करना है। तो ये बजट में लोगों को खर्चा ही क्या करना है वो दिखाते हैं कि मुझे ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा रहेगा, तो मुझे इतने पैसे देना, क्योंकि उसको दूसरी इनकम नहीं होती है। इनकम मास्टर बजट में ही आ सकती है, छोटे मोटे बजट में इनकम साइड में नहीं हो सकती। जैसे अपने घर में भी समझो हम 2 भाई 2 बहन 4 लोग और पिता माता 6 लोग रहते हैं, और माता के या पिताजी के भी माता पिता है, तो 8 लोग हैं अपने घर में। समझो 8 लोगों का घर है, तो पिताजी के पास मास्टर बजट रहता है। लेकिन हम जो 2 भाई हैं और जो 2 बहनें हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका बजट कैसा रहेगा। तो पूछेंगे बेटा तेरे स्कूल में कितनी फी होगी, तो बोलेंगे सब पिताजी 4,000 रुपया होगी। तो पिताजी बोलेंगे ठीक है 4,000, और तुझे मैं 4,000 रुपया ना दो तो कुछ कर सकता है क्या।
तो बेटा लगा पिताजी मैं एक काम कर सकता हूँ, अभी मेरे यहाँ एक स्कॉलरशिप की स्कीम है, वहाँ अप्लाई करूँगा, आपको मुझे थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, तो मुझे 4,000 की स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो आपको कुछ फी नहीं देनी पड़ेगी। तो पिताजी के ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो पिताजी के 4,000 बच जाते हैं और आपने कुछ प्रोविज़न किया इनकम, क्या किया, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू कैन डू। मास्टर बजट में से उसको साइड में से आप इनकम करवा सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते तो पिताजी को ही देने, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन आपका सभी का, आपके पिताजी के पिताजी हैं, उनको खाना पीना, मंदिर में जाना, दान पुण्य करना, लेकिन पिताजी भी रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है, तो उसका भी पेंशन आ रहा है, तो वो मास्टर बजट में ऐड हो जाता है, तो वो एक इनकम का सोर्स है। तो मास्टर बजट एक जगह पर बनता है, पहले सभी जगह से क्या होता है, इंडिविजुअल बजट। तो ठीक इसी हिसाब से ये बजट है। तो मैं एक के बाद एक आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे आपके दिमाग में कितना आएगा मुझे पता नहीं, कि इन सेल्स डिपार्टमेंट करता क्या है, पहले वो आपको दिमाग में होना चाहिए। तो सेल्स डिपार्टमेंट, और मैंने एक बार बताया भी था आपको कि अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है तो नौकरी करनी पड़ेगी या धंधा करना पड़ेगा, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं ऐसा धंधा करना या ऐसी नौकरी करना और दुखी होना और बाद में पैसे आने के बाद खर्च करना, इसी जगह जाना कि जहां मुझे मजा आता है, तो दो भागों में हमारी जिंदगी बट जाती है, एक पैसा कमाने में और खुशी पाने में। पैसा और खुशी दोनों को कंबाइन रखना है, तो जिसमें खुशी मिलती है उसी में पैसा कमाओ। तो किसी को समझो कि अलग अलग गांवों में घूमना अच्छा लगता है, अलग अलग जगह पे खाना अच्छा लगता है, अलग अलग जगह पे रुकना अच्छा लगता है, उसको सेल्स इंजीनियर बनना चाहिए। क्या करेगा, तो मैं चलो जेसीबी बेचने को निकलता है, मैं गांधीधाम में मेरी ऑफिस है, मेरा घर भी गांधीधाम में है, लेकिन अभी जेसीबी बेचने के लिए मुझे जाना है लखपत में, तो जाएगा आराम से अपने व्हीकल में या बस में बैठ के लखपत में जाएगा, लखपत में कहीं होटल में खाना खाएगा, लखपत घूमेगा और लखपत में 2-3 कस्टमर को भी मिलेगा और वापस गांधीधाम आ जाएगा। अगर आपको रुकना है तो वहीं लखपत में होटल में रह जाएगा। बाद में बोलेंगे कि अभी आपको गांधीधाम से कहाँ जाना है, तो मोरबी जाना है, तो मोरबी जाओ। ये सर ये गुजरात में घूमने में क्या मजा है, थोड़ी बड़ी कंपनी में जाना पड़ेगा। तो आप बेंगलोर में भी जाओगे, पूना में भी जाओगे, हैदराबाद में जाओगे, लॉस एंजलिस में जाओगे, बर्लिन में भी जाओगे, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है। मेरी एक बहन है दूर की, वो मौसरी बहन, वो इंटरनेशनल सेल्स में वाइस प्रेसिडेंट है, तो पूरे देशों में घूमती है। अभी वो भी 50 साल की हो गई, लेकिन वो जाती है सभी जगह। अभी तो कोरोना की वजह से नहीं जा रही, लेकिन इट इज अ मेथड इन विच यू कैन ट्रैवल अलॉट इन सो मेनी कंट्रीज ऑल्सो। तो सेल्स में आपको जो आपकी कंपनी की प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करनी है, बेचना है, और वो बेच के जो इनकम आती है वो आपने कंपनी में जमा होती है। तो ये अगर आपको सेल्स बजट बनाना है तो आपको पूरा एस्टिमेशन करना है, तो क्या करोगे, तो भाई पहली बार सेल्स बजट बनाते तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपकी 10-15 साल पुरानी कंपनी है तो आप क्या करते हैं कि भाई पहले पिछले साल क्या हुआ था, उसके आगे का साल क्या हुआ था, आप वो सब रिपोर्ट देखते हो, और वो रिपोर्ट देख के आपके प्रोडक्ट का कितना सेलिंग होगा, आपका मार्केट अभी कितने शहरों में है या कितने राज्यों में है और कितने देशों में है, उसके हिसाब से आप आपके एस्टिमेशन बनाएंगे, कितना सेलिंग करेंगे और आपको कितना पैसा चाहिए। मतलब मार्केट रिसर्च का भी वो सब ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब आपको अगर सेल्स डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो आप उसके हेड हैं, तो आपको हर एक सेल्समैन को पूछना है आपके पास कितने ऑर्डर हैं, आपको कितने ऑर्डर अभी आए हैं फिर भी आपने फुलफिल नहीं किए हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई सीजन में चेंजेस हो रहा है, ट्रेंड्स में चेंज हो रहे हैं, या फैशन में चेंज हो रहा है, या टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी आपको सोचना है। दूसरा ये भी सोचना है बजट बनाने के वक्त कि आपके कंपटीशन में जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या खर्च कर रही है। समझो आप पेप्सी बेच रहे हो, दूसरा कोका कोला बेच रहा है, तो पेप्सी वाला शाहरुख खान को रखता है, तो कोका कोला वाला दूसरा स्टार को लाना ही पड़ेगा उसको। कोई ऋतिक रोशन को लाएगा, कोई अक्षय कुमार को लाएगा। एक रूपा गंजी और बनियान है, चड्डी बनियान के लिए भी वो लोग अजय देवगन को और अक्षय कुमार को और सलमान खान को लाते हैं। आप सोचिए ये सेल्स बजट का पार्ट है कि आपको एडवर्टीजमेंट करवानी है, तो एडवर्टीजमेंट में आप कौन सी एजेंसी से करवाएंगे, ये सब कुछ देख के आपको बजट बनाना होता है, सेल्स बजट। तो सेल्स बजट में आप देखेंगे कि आपको प्रोजेक्टेड सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यही आपको सोचना है। बजट मतलब ये आप क्या कर रहे हैं, बजट में पेपर पे प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले साल मेरा कितना यूनिट बिकेगा और मेरा एक यूनिट का पैसा कितना आएगा, तो ये इसके हिसाब से मुझे कितनी रेवेन्यू मतलब इनकम, आवक, आमदनी कितनी होगी, वो आप बजट में डालना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
और इसमें ये भी ख्याल रखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी या कंट्रोल कुछ इधर उधर होते हैं तो भी आपका जो प्रोडक्ट है इसकी मार्केट में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि अभी मास्क नहीं पहनते हैं उनके ऊपर 1000 का फाइन लग गया। तो मतलब जो भी कंपनियां मास्क बना रही थी, आज से 10 साल पहले भी बना रही, लेकिन कोई मास्क नहीं पहनता, जो मास्क पहनते निकलता था उसको हम बीमार या रोगी गिनते थे। अभी जो रोगी और बीमार नहीं है उनको ये पहनना ही है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो अभी जो भी मास्क बना रहे हैं उनकी रेवेन्यू बहुत ही बढ़ेगी। वो मास्क का पैसा समझो को 20 रुपये थे वो 25 रुपया कर देगा, 25 का 40 कर देगा, 60 भी कर देगा, चलेगा। तो बीच में एक बार स्टेटमेंट आ गया कि भाई N95 मास्क के वो कोई प्रोडक्शन करता नहीं है ऐसा कुछ, तो उसके जो भाव था उतना आधे कर दिए मार्केट में। मतलब आप जब भी सोचते हैं तो प्लानिंग में गड़बड़ी हो सकती है, कोई भी न्यूज से या गवर्नमेंट पॉलिसी से, तो ये सब सोच के आपको बजट बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट मतलब प्रोडक्शन क्या है मैं मालूम कि हमें जितना भी ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से चीज बनानी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सेल्स का बजट बन जाए, उसी के बाद प्रोडक्शन का बजट बने। अगर हम आइसक्रीम की फैक्ट्री रख रहे हैं और ये सोचते हैं कि रोज के हम 10,000 कप बनाएंगे आइसक्रीम के, और रोज बनाते हैं लेकिन बिकता ही नहीं है, तो क्या करोगे? आपका कोल्ड स्टोरेज जम भर जाएगा लेकिन मार्केट में माल तो बिक नहीं रहा है। तो ऐसी हालत में आपकी सेल्स नहीं है तो आपको प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्रोडक्शन का बजट बनाने से पहले आपको, अगर आपके बॉस बोलते हैं प्रोडक्शन में, आप समझो काम कर रहे हैं, आपका बॉस आपको बोलता है कि चलो मुझे प्रोडक्शन का बजट दो, तो उस वक्त आपको सेल्स के डिपार्टमेंट का जो बॉस है उनको फोन करना है कि भाई मुझे बजट बनाना, तुम्हारा बजट बन गया है तो मुझे दो। तो उसमें उसने जो भी रखा है कि मेरे इस साल 15,000 पीस बीच जाएंगे या 2 लाख पीस बीच जाएंगे, उसने जो एस्टिमेट रखा था आपने में, वो उसके पास से लेना है। उनके बाद हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है वो सोचना है। कि हमारी कैपेसिटी समझो मार्केट में 10 लाख कार बिक जाने के बाद हम 10,000 कार दूसरी रख सकते हैं, तो 10 लाख 10,000 के लिए हमें टोटल नीड हो गई। और उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अभी हमारे पास कितना पड़ा है। समझो कि आपकी डिमांड है, अब आइसक्रीम के टाइप की जाती है, रोज की हमारी 10,000 आइसक्रीम खप रही है और 1 महीने का एस्टिमेशन बना रहा है सेल्स वाला, तो बोल रहा है कि मैं 3 लाख कप बैग्स दूंगा। तो आप प्रोडक्शन में है, आप देखेंगे 3 लाख कप तो बेच लेंगे और हमारे पास कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी भी 50,000 की है, अपने फैक्ट्री में भी 50,000 की, ये जो बन रहेगा वो तो हम सीधे व्हीकल से डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे। फिर भी हमारे पास 50,000 की कैपेसिटी है, तो 3,50,000 की कैपेसिटी हो गई, तो हमें इस हिसाब से बनाना है। लेकिन अभी हम देखें कि ऑलरेडी हमारा माल हमारा कोल्ड स्टोरेज में ही 25,000 तो भरा हुआ है, और हमारा जो माल है वो जो बेच रहे हैं वहां भी थोड़ा पड़ा ही हुआ है, तो वो सब देख के हमें वो माइनस करना है। तो उसी के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन बजट बनता है। तो प्रोडक्शन बजट में आपका सेल्स बजट देखना है। दूसरी बात, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसे बिगड़ सकती है वो भी आपको सोचना है। आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है वो भी देखना है, और आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। आप इसे बोलो कि मार्केट में ऐसा आपका सेल्स वाला बोलता है कि 3 लाख चीज बीच जाएगी, लेकिन आपका सेठ बोलेंगे कि भैया 3 लाख तू बेच देगा लेकिन अपनी कैपेसिटी तो 1 लाख बनाने की है, तो हमें क्या मतलब है? प्लांट की कैपेसिटी नहीं, उतना सेल्स बजट रखोगे तो क्या होगा? तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक चीज ये भी है कि है तो हम दूसरों को आउटसोर्सिंग करते हैं, दूसरी पार्टी के साथ खरीद लेते हैं और बेच देते हैं, दूसरी का ब्रांड लगा देते हैं, ये सब चलता है बिजनेस में। तो उसकी काफी अलग अलग प्रैक्टिसेस है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वही इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लांट की कैपेसिटी देखना है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी देखना है। दूसरी चीज है, आपने सोचा कि चलो हम रोज की इतनी आइसक्रीम बनाएंगे, लेकिन उस वक्त पता चला कि आज तो नागपांचम है, हमें दूध नहीं मिलेगा, भरवाड़ लोग या रबारी लोग दूध नहीं बेचते हैं नागपांचम में। तो उस वक्त अगर कोई हमारा रॉ मटेरियल है वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करोगे?
मतलब आप जब भी बिजनेस शुरू करते हो आपको ये भी सोचना है प्रोडक्शन बजट में कि वो रॉ मटेरियल उपलब्ध है या नहीं है, लेबर उपलब्ध है या नहीं है, पावर कट होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये सब करने के लिए हमारे पास जितना भी ऑर्डर गया है उतना पेमेंट आ गया कि नहीं आया, क्योंकि लोग उधार में ले जाते हैं। आपने भी देखा होगा आपके कई या हॉस्टल में रहने वाले लोगों ने खास, या आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो कुछ लोग बाकी रखते हैं 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, और बाद में घर भाग जाते हैं। तो जिसने बनाया ना वो सोचता ढूंढता रहता है उसका मोबाइल नंबर लाओ, मोबाइल नंबर, उसने मेरा 5 दिन का पैसा नहीं दिया। तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। 5 दिन का पैसा मतलब 500 रुपया होता है, तो उनको उससे ही सब्जी आती है, उससे उसका तेल आता है, उसी से वो चलाता है, तो ढूंढता रहता है। तो ठीक इसी तरह से बड़ी कंपनियां भी चलती हैं, तो हमारे जितने पैसे बाकी है उसमें से कितने पैसे आ गए वो भी सोचना होता है। तो प्रोडक्शन करने से पहले हमारे पैसे बाकी तो नहीं है ना, वो भी देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें देखनी होती है, लेकिन बेसिकली आपको सेल्स बजट बनने के बाद ही ये करना है, ये चीज़, ठीक है। अभी टाइम हो गया तो बाकी के जो बजट के हेड हैं अभी, तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। यहाँ हम रुकते हैं और आपका जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें आप जाइए। मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपको कि आपको अ, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैट बॉक्स में कभी भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मतलब अभी जो त्यौहार के दिन है इसलिए कुछ ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दिन जल्दी कट रहे हैं और कोरोना मिटने का नाम नहीं ले रहा है, और बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये कंडीशन अगर ज़्यादा अभी चली तो हम जो भी सिंसियर लड़के हैं उनको अपनी पढ़ाई यही माध्यम से चलानी पड़ेगी। इसलिए संभव हो तो आप अपना डेटा पैक भी अच्छा रखिए, और मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप उस पर ये कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर रख के आप कुछ सीखते रहिए, और कोई भी डाउट है तो मुझको पूछते रहिए। आज के लेक्चर में जो मैंने सीखा है बजट और एस्टिमेशन में फ़र्क क्या है, बजट कंट्रोल क्या है और प्लानिंग क्या है, और साथ में 2 प्रकार के बजट मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो बाकी का जो पोर्शन है बाकी तो हम सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।